ओके सो शुरू करते हैं यहाँ से। हम बेसिकली ओशनोग्राफी इस चैप्टर में करेंगे और वो एनसीईआरटी से कर रहे हैं, लेटेस्ट है ना, वाटर एंड ओशंस। ठीक है, सबसे पहला वाटर एंड ओशंस चैप्टर जो है उसमें बात करते हैं। क्या हम कैन वी थिंक ऑफ लाइफ विदाउट वाटर? क्या हम सोच सकते हैं? इट इज़ सेड कि वाटर हमारी ज़िंदगी है, वाटर एक इसेंशियल कंपोनेंट है हमारी सारी लाइफ फॉर्म्स का, जो भी हमारे एग्जिस्ट कर रही है। तो सबको पानी चाहिए होता है। जो भी क्रिएचर हमारे अर्थ पे है वो बहुत लकी है, बिकॉज हमारे यहाँ पे वाटर प्लानट, हम इसको वाटर प्लानट कहते हैं। अदरवाइज़ कहीं में एग्जिस्टेंस आपको पानी का नहीं मिलेगा और उसके बिना एक ह्यूमन्स या फिर कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। वाटर एक रेयर कम्युनिटी है हमारे सोलर सिस्टम, मतलब अर्थ के अलावा कहीं और पानी नहीं है। सो देयर इज़ नो वाटर ऑन दी सन और एनीवेयर एल्स इन द सोलर सिस्टम, इसके अलावा कहीं पानी नहीं है। अर्थ जो है फॉर्चुनेटली उसके पास काफ़ी अबेंडेंट सप्लाई ऑफ वाटर है, एंड दैट इज़ वाई हम अपने प्लानट को क्या कहते हैं, वी कॉल इट अ ब्लू प्लानट। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, ब्लू प्लानट कहते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ है। ठीक है, बात करते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की। तो वाटर जो है हमारी एक साइक्लिक रिसोर्स है। साइक्लिक का मतलब है कि वो डिफरेंट एक साइकिल की, तो वाटर साइकिल जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस तरीके से बदलता रहता है। इसको हम यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। वाटर में बहुत सारी एक अंडरगोज अ साइकिल, एक साइकिल के थ्रू वो ट्रांसफॉर्म होता है, ओशन से लैंड पे जाता है, लैंड से फिर वापस ओशन पे आता है। और ये जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है ये डिस्क्राइब करती है मूवमेंट ऑफ वाटर को ऑन इन एंड अबव द अर्थ। ठीक है, तो ये एक तरीके से बताती है, ठीक है, कि किस तरीके से हमारी जो मूवमेंट है वाटर की ऑन, ऊपर, इन, अंदर और अबव द अर्थ हो रही है। ठीक है, तो जो वाटर साइकिल है ये ऐसे बिलियंस ऑफ ईयर से काम कर रही है ना, और ऑल द लाइफ जो भी अर्थ है इस चीज़ पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट टू द ईयर के बाद जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा हमारा ऑफकोर्स क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, रिक्वायर्ड फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको एग्जिस्ट करना है तो। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ क्वाइट अनइवन। तो बेसिक सा फंडा है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पानी का कैसे अनइवन है। मैनी लोकेशंस पे बहुत ज़्यादा पानी होगा एंड अदर्स के पास वेरी लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा। द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इज अ सर्कुलेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में किसको कहते हैं, एक सर्कुलेशन होना पानी का विद इन द अर्थ के हाइड्रोस्फीयर में, डिफरेंट फॉर्म्स में, लिक्विड में, सॉलिड में, गैसियस फेजेस में। इसको हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल किसको बोलते हैं, सर्कुलेशन होना पानी का, है ना, विद इन अर्थ के हाइड्रोस्फीयर में डिफरेंट फॉर्म्स में। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ वाटर अर्थ के हाइड्रोस्फीयर में डिफरेंट फॉर्म्स में, है ना। इसको हम ऑल्सो रेफर करते हैं कॉन्टिन्यूस एक्सचेंज ऑफ वाटर बिटवीन द ओशंस, है ना। इसमें हो क्या रहा है, कॉन्टिन्यू एक्सचेंज हो रहा है पानी का बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लैंड पे, सब सरफेस पे एंड ऑर्गेनिज्म के बीच में जो पानी का बदलाव हो रहा है आपस में, उसको इसलिए हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल बोल रहे हैं। ठीक है, अभी डायग्राम देख सकते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है। जैसे कि हुआ क्या, यहाँ से इवापोरेशन हुआ तो बादल बने तो कंडेंसेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ तो प्रेसिपिटेशन भी हो गया, हो सकता है। लेकिन अब इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया गया, बादल चलते चलते यहाँ पे पहुँच गएंगे तो और ज़्यादा इस पर इवोपर ट्रांसपिरेशन होगा। इवोपर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, जो हमारे प्लांट वगैरह होते हैं, जो भी मॉइस्चर किसी भी चीज़ पे होता है, जो लैंड वाली चीज़ है उससे से भी इवोपरेशन हो सकता है, तो वहाँ से होना, फिर वो कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, एंड ये भी कहीं जाके बरस जाएगा। ठीक है, थोड़ा जो पानी आएगा उसमें से पेनिट्रेट कर जाएगा सॉइल में, है ना, थोड़ा बहुत पेनिट्रेट अंदर घुस जाएगा ज़मीन के, अंडरग्राउंड में भी फ्लो करेगा, हो सकता है कि कनेक्ट करके फिर ओशंस में आ जाए। रन ऑफ का मतलब जो ज़मीन पे पड़ा है कुछ तो अंदर चला जाएगा, कुछ हमारा डायरेक्टली ओशंस में चला जाएगा। तो इस तरह का हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, डिफरेंट फॉर्म्स में हो रही है। लैंड से किस तरीके से ओशन में आ रहा है, ओशन से किस तरीके से लैंड में आ रहा है, तो ये पूरा तरीका है। ठीक है, ये डायग्राम देख लेते हैं, कंपोनेंट एंड द प्रोसेसेस ऑफ वाटर साइकिल। जैसे कि वाटर स्टोरेज, वाटर जो पानी एटमॉस्फेयर ओशंस में आया है तो उसमें जो पानी है, मतलब उसमें क्या हो रहा है, उसमें इवोपरेशन हो रही है, इवोपर ट्रांसपरेशन हो रही है, सब्लिमिनेशन हो रही है। मतलब जो पानी है बेसिकली उसमें क्या हो रही है, इवोपरेशन हो रही है। इवोपरेशन मतलब है भाप बन के ऊपर तरीके से, है ना, गर्मी के कारण। एंड इवोपर ट्रांसपरेशन का मतलब है जो प्लांट्स वगैरह हैं तो उनका ट्रांसपरेशन होना, दैट सब्लिमेशन का मतलब होता है, या फिर वो सब्लिमेशन का मतलब होता है दैट इज लिक्विड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाना सॉलिड में, बर्फ़ में जमी हुई है। ठीक है, जो ओशंस है, पानी इस तरीके से हमारे मतलब 3 प्रकार से स्टोर है हमारे ओशन में। ठीक है, हम कह सकते हैं। ठीक है, या ये फरी प्रॉपर हो रही है। वाटर जो एटमॉस्फेयर में है उसमें क्या हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है एंड मेरा प्रेसिपिटेशन हो रहा है। जो पानी एटमॉस्फेयर में उसमें क्या होगा, कंडेंस हो रहा है, वो हमने देखा था, कंडेंस होगा, ऊपर जाके बादल बनेंगे, है ना, एंड प्रेसिपिटेशन, और बरसात भी वहीं से ऊपर से हो रही थी। तो सब कुछ एटमॉस्फेयर में हो रहा है, बेसिक चीज़ है। वाटर स्टोरेज एंड आइस एंड स्नो की फॉर्म में भी कुछ स्टोरेज हैं। स्नो मेल्ट, रन ऑफ टू स्ट्रीम्स, अगर वो मेल्ट करेंगी, है ना, जो पानी जो है आइस की फॉर्म में स्टोर है, तो जब वो मेल्ट करेंगी तो क्या होगा, वो रन ऑफ करेंगी एंड स्ट्रीम्स मतलब वहाँ से नदियाँ वदियाँ निकलेंगी। तो इस तरीके से हमारा
ये प्रोसेस इसके ऊपर हो रहा है। जो सरफेस रन ऑफ है, जो हमने देखा था कि जो पानी बरसात आया था लैंड पे, तो लैंड से फिर वो वापस ओशन की तरफ जा रहा है। तो स्ट्रीम फ्लो कर रही हैं, फ्रेश वाटर स्टोरेज इन्फिल्ट्रेशन है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रीम मतलब एक तरीके से नदी सी बन जाएगी, है ना, नदी सी बन जाएंगी। स्ट्रीम फ्लो कर रही है फ्रेश वाटर को, स्टोरेज इन्फिल्ट्रेशन, और कुछ हमारा इसमें से क्या होगा, अंदर भी जाएगा, इन्फिल्ट्रेट होगा, है ना। इन्फिल्ट्रेट का मतलब होता है अंदर जाना, पानी अंदर जाएगा ज़मीन के। ग्राउंड वाटर का स्टोरेज हमने देखा था कि ग्राउंड वाटर का काम आएगा, या फिर वो डिस्चार्ज, उसमें भी कोई स्प्रिंग्स वगैरह निकल सकती हैं। तो मतलब बेसिक बता रखा कि इस पानी का क्या होगा, है ना। जो वाटर हमारे ओशन में उसका क्या होगा, वेपरेशन या इवर ट्रांसपिरेशन या सब्लिमिनेशन हो सकता है। जो वाटर में एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे कंडेंसेशन प्रेसिपिटेशन हो रहा है। जो वाटर हमारे आइस एंड स्नो की फॉर्म में, वो स्नो होगा तो हमारी स्ट्रीम्स को जन्म देगा। जो सरफेस रन ऑफ है वो हमारी स्ट्रीम को फ्लो करा सकता है और इन्फिल्ट्रेशन भी करा सकता है, ज़मीन में कुछ पानी चला जाएगा। एंड ग्राउंड वाटर स्टोरेज भी होगा। ग्राउंड वाटर स्टोरेज का मतलब है ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज, है ना। तो ग्राउंड वाटर स्टोरेज मतलब ग्राउंड वाटर में, और डिस्चार्ज स्प्रिंग्स, तो कुछ स्प्रिंग्स भी वो डिस्चार्ज कर सकता है अपने आप से, है ना। स्प्रिंग्स मतलब झरने टाइप बता रखा है, ठीक है। अब ये हमारे क्या है, हमारे कंपोनेंट्स हैं, हमारे प्रोसेसेस हैं वाटर साइकिल के, ठीक है। तो ये इस पूरी डायग्राम को प्लीज़ लिख लेना, है ना। अबाउट 71% हमारे प्लेनेटरी वाटर है वो हमारा कहाँ पे, ओशंस में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। वैसे 97% हमारा वाटर सॉल्टी है, फ्रेश नहीं है, मैं वैसे बता रही हूँ। रिमेनिंग जो है हमारा, वो हमारा फ्रेश वाटर है, ग्लेशियर्स के फॉर्म में, आइस कैप्स के फॉर्म में, ग्राउंड वाटर के रिसोर्सेज में, लेक्स में, सॉइल के मॉइस्चर में, एटमॉस्फेयर में, स्टीम्स में, विद इन लाइफ में। तो बाकी वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमारा जो वाटर है उसका 71% कहाँ पे, ओशंस में। इस चीज़ का ध्यान रखना थोड़ा सा। नियरली 59% of the water that falls on the land returns to the atmosphere through evaporation, ठीक है। तो नियरली जो 59% है हमारा वाटर, जो कि हमारा गिरता है ना ज़मीन पे, वो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है इवोपरेशन होके, फ्रॉम ओवर द ओशन एज वेल एज फ्रॉम द अदर प्लेसेस। मतलब जो पानी आया, जैसे कि प्रेसिपिटेशन में हम मान लेते हैं बारिश हुई तो यहाँ पे 100 यूनिट्स गिरा, लेकिन उस 100 यूनिट्स में से क्या होता है, वापस 59 यूनिट्स क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है, ठीक है। द रिमाइंडर रन ऑफ द सरफेस, कुछ हमारा मतलब वो बता रखा है कि कुछ हमारा रन ऑफ करता है ना, ज़मीन मतलब ज़मीन पे रन ऑफ कर रहा है, मतलब एक तरह की रिवर की फॉर्मेशन कर रहा है। कुछ इन्फिल्ट्रेट हो रहा है ग्राउंड में, मतलब अंदर घुस रहा है। और अब पार्ट ऑफ इट बिकम्स ग्लेशियर। और कुछ है हमारा, जैसे कि जब पोल्स पे बारिश होगी तो वो जम जाएगा वो पानी, तो वो ग्लेशियर की फॉर्म ले रहा है, ठीक है। तो बता रहा है कि जो आ रहा है पानी, है ना, जो हमारा दैट इज़ प्रेसिपिटेशन करके आया, तो उस पानी का क्या क्या हुआ है। तो जो प्रेसिपिटेशन करके आया उस पानी का क्या क्या हुआ है, वो पानी वो हमारा ग्राउंड में भी गया है, हमारा रन ऑफ भी करा है ना। वो हमारा ग्लेशियर में भी हुआ है, मतलब स्टोर हो गया है, और उसने हमारा क्या करा है। और उसके अलावा तुमने पहले देखा था, बाकी हमारा एटमॉस्फेयर में चला गया है, बाकी हमारा बैक टू एटमॉस्फेयर में चला गया है। तो उसको लिख लेना, है ना, ठीक है। इट इज़ टू बी नोटेड, अभी नोट करने की बात है, दैट रीन्यूएबल वाटर जो अर्थ पे है वो कांस्टेंट है, वाइल डिमांड इज़ इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, है ना। सिंपल सी बात है, जो पानी है वो कांस्टेंट है ना, लेकिन जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वाटर क्राइसिस हो जाते हैं। बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में देखने को मिलेंगे, स्पैटली एंड टेम्परेली। स्पैटल का मतलब है स्पेस टू प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, एंड टेम्परेली का मतलब है कुछ सीजन्स में जाता है। जो पोल्यूशन है रिवर वाटर का, वो भी एक तरीके से ऑफकोर्स क्राइसिस क्रिएट कर रहा है। अब बस बेसिक चीज़ बात है, वो बता रहा है कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो बेसिक चीज़ है, ये जो पैराग्राफ था इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट ठीक है, ठीक है। तो हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल पढ़ा, पानी किस किस तरीके से कहाँ कहाँ जा रहा है ये हमने पढ़ा। रिलीफ ऑफ द ओशन फ्लोर, हम थोड़ा सा ओशन फ्लोर के बारे में देखते हैं। जो ओशंस हैं आर कन्फाइंड टू बी ग्रेट डिप्रेशंस ऑफ द अर्थ्स लाउटर एयर। तो हम ओशंस एक तरीके से क्या है, डिप्रेशंस है हमारे अर्थ के जो भी आउटर लेयर है, ठीक है। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे नेचर ऑफ द ओशन बेसिन्स ऑफ द अर्थ एंड देयर टोपोग्राफी। लेकिन अब हम और डिटेल में, अभी तक हमें इतना पता था कि एक तरीके की गड्ढे हैं जिनमें पानी भर गया है, लेकिन हम और अच्छे से उनको समझेंगे, है ना। द ओशंस अनलाइक द कॉन्टिनेंट्स मर्ज सो नेचुरली इनटू वन अनदर दैट इट इज़ हार्ड टू डिमार्केट दैम। ऑफकोर्स हम इनको डिमार्केट नहीं कर सकते। जो हमारे ओशंस हैं वो पूरी तरीके से मर्ज है ना, एक ही ओशन है वैसे देखा जाए तो, उनके बीच में कॉन्टिनेंट्स हैं, तो पानी एक दूसरे से मर्ज है। जोग्राफर्स ने लेकिन इनको डिवाइड कर रखा है ओशनिक पार्ट को, अर्थ को 5 ओशंस में। ऐसा क्यों करा है, बिकॉज अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, है ना, साउदर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन, यही इनकी क्रोनोलॉजी भी है। तो ध्यान रखना, पैसिफिक सबसे बड़ा है, फिर आर्कटिक है, फिर इंडियन है, फिर साउदर्न है, एंड फिर जाके हमारा क्या है, आर्कटिक आता है। ये हमारा अटलांटिक था, सॉरी अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो, ठीक है। वेरियस और भी इसके अलावा देयर इज़ अ वेरियस सी हैं, बेज है, गल्फ्स हैं, अदर इनलेट्स भी हैं दीज 4 लार्ज ओशंस के आसपास, और ये सारी चीज़ें भी मिलेंगी आपको। ये जस्ट हमने डिमार्केट करा है
बेसिक बता रहा है टू अपनी नॉलेज को अपनी जिससे कि हम बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को पढ़ पाएँ समझ पाएँ। मेजर जो पोर्शन है ओशन फ्लोर का इस फाउंड बिटवीन 3 to 6 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा बिलो द सी लेवल, ठीक है। जो मेजर पोर्शन है हमारे ओशन फ्लोर का वो कहाँ मिलेगा आपको 3 से 60 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, ठीक है। द लैंड, ठीक है, अंडर द वाटर्स ऑफ द ओशंस दैट इज ओशन फ्लोर एग्जिबिट्स कॉम्प्लेक्स एंड वेरिड फीचर्स आर दो ऑब्जर्व ओवर द लैंड। तो जैसे हमें देखने को मिलते हैं ना, हमारी ज़मीन एकदम प्लान नहीं है, उस पर बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स है ना, इधर उधर की खाइयाँ हैं। इसी तरीके से हमारा ओशन का फ्लोर है वो भी कैसा है हमारा, उस पर भी हमारे कॉम्प्लेक्स फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, वेरिड फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जो फ्लोर्स हैं ऑफ द ओशंस वो रग्ड हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस। इवन आपको जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं है ना, मिड अटलांटिक रेंजेस जिसको बोलते हैं, तो वो भी ओशंस के अंदर देखने को मिलती हैं। डीपेस्ट ट्रेंच जिसको हम कहते हैं मरियाना ट्रेंच, वो भी आपको ओशन को देखने को मिलती है। जो लार्जेस्ट प्लेन्स हैं, बहुत बड़े बड़े प्लेन इलाके हैं सब, तो वो भी आपको ओशंस में देखने को मिलते हैं। तो फीचर्स आर फॉर्म्ड लाइक दोज ऑफ द कॉन्टिनेंट, और इनका जो फॉर्मेशन हो रहा है जैसे कि हमने देखा था ना कि क्या सरफेस पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं किस तरीके से, तो सेम उसी तरीके से लगभग यहाँ पे भी वही टेक्टोनिक, वही वॉल्केनिक, वही डिपोजिशनल प्रोसेसेस चल रहा है, उनकी वजह से जो है बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्शन ऑफ द ओशन फ्लोर क्या है हमारा बिटवीन 3 और 6 किलोमीटर है, ठीक है। बेसिकली हमने देख लिया। एंड हमारा जो लैंड है अंडर द वाटर ऑफ द ओशंस वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स फ्लोर है, वेरिड फीचर्स उसमें देखने को मिलती हैं। जो फ्लोर्स हैं हमारे वो रग्ड है विद वर्ल्ड के लार्जेस्ट, बड़े बड़े माउंटेन्स भी देखेंगे, डीपेस्ट ट्रेंचेस भी देखेंगे, लार्जेस्ट प्लेन्स भी देखेंगे। एंड ये जो फीचर्स हैं ये फॉर्म्ड भी उन्हीं कारणों की वजह से, उन्हीं फैक्टर्स की वजह से जैसे हमारी लैंड पे फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब इन्होंने एक फिगर का मेंशन किया था 12.2 का, अगर हम थोड़ा सा उसको समझ लें 12.2 बहुत सारे हैं, चलो एक एक करके समझना पड़ेगा। डिवीजन देखते हैं अब थोड़ा सा ओशन फ्लोर का डिवीजन। तो ओशन फ्लोर को हम डिवाइड कर सकते हैं मेजर डिवीजन्स में। जो सबसे पहला कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप है, फिर डीप सी प्लेन है, फिर ओशनिक डीप्स हैं जिनको हम ट्रेंचेस कहते हैं। बिसाइड दीज डिवीजन्स उसके अलावा भी कुछ माइनर एंड मेजर रिलीफ फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जैसे कि रिजेस, हिल्स, सी, माउंट, गियर्स, ट्रेंचेस, कैन्यन्स, तो सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक एक करके पढ़ लेते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक एक्सटेंडेड मार्जिन है हमारे हर एक कॉन्टिनेंट का जिसको ऑक्यूपाई करा है रिलेटिवली शैलो सीज एंड गल्फ्स में, मतलब ऐसा हिस्सा जैसे कि हमारा कॉन्टिनेंट है। अब कॉन्टिनेंट बिल्कुल ऐसे सीधा सीधा तो होता नहीं है, तो कॉन्टिनेंट थोड़ा इस तरीके का होगा ना, ठीक है, इस तरीके का है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा बहुत यहाँ से यहाँ तक पानी तो ये हिस्सा, तो ये जो हमारा हिस्सा है ना, सॉरी जो हमारा हिस्सा है ये है तो कॉन्टिनेंट का, लेकिन इस पर थोड़ा बहुत शैलो वाटर आपको देखने को मिलेगा। तो इसको ही हम कहते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ कहते हैं। मतलब कॉन्टिनेंट का हिस्सा है लेकिन थोड़ा सा पानी इसके ऊपर है। ये शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन है, मतलब सबसे कम पानी यहाँ पे मिलेगा। एवरेज ग्रेडियंट यहाँ की कम ज़्यादा हो सकते हैं, ग्रेडियंट का मतलब होता है ढलान, ठीक है। द शेल्फ टिपिकली एंड एट अ वेरी स्टीप स्लोप कॉल्ड द शेल्फ ब्रेक। अगर कोई ऐसी शेल्फ है जो हमारी एकदम खड़ी है ना, जनरली ऐसी होती है ढलान के साथ, लेकिन अगर वो बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल स्टीप है, तो उसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं शेल्फ ब्रेक कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल्फ ब्रेक। उसको लिखते रहना, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या है, एक ऐसा कॉन्टिनेंट का हिस्सा है जिसमें थोड़ा सा वाटर हमारा है, तो काफ़ी शैलो रहेगा, ठीक है, खोखला सा, ठीक है। यहाँ पे सीज गल्फ वगैरह बनेंगे एंड हमारा शैलोस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। और टिपिकली अगर कोई ऐसा होता है, अगर वेरी स्टीप स्लोप से एंड होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो उसको हम कहते हैं शेल्फ ब्रेक। मतलब एकदम से ब्रेक हो गया ना, दैट इज़ वाई। जो विड्थ है हमारी कॉन्टिनेंटल स्लेव्स की वेरी करती है वन ओशन टू अनदर, मतलब किस हिसाब की कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स होंगी, इस चीज़ का भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। एवरेज अगर हम बात करें तो अबाउट 80 किलोमीटर की चौड़ाई उनकी होती है, बट शेल्स आर ऑलमोस्ट एब्सेंट और वेरी नोरो अलॉन्ग सम ऑफ द मार्जिन्स लाइक द कोस्ट ऑफ द चिले। लेकिन आपको ऐसी जगह भी मिलेंगी जिसके चिले के आसपास आपको बिल्कुल भी क्या नहीं मिलता है, वहाँ पे देखने को आपको मिलती ही नहीं है, शेल्स है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। या फिर कहें तो सुमित्रा का जो वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे आपको नहीं देखने मिलती, लेकिन वहीं पर अगर आप देखोगे साइबेरियन शेल्फ है जो आर्कटिक ओशन में उतनी ज़्यादा बड़ी है, वो 1500 किलोमीटर की है। तो ये चीज़ भी वेरी करती है, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जो विड्थ है वो भी हमारी वेरी कर रही थी, है ना। चिले जैसे एरिया में, समुद्रा वाले एरियाज़ में है ही नहीं, और वहीं पे जो साइबेरियन वाली शेल्फ है वो बहुत 1500 किलोमीटर तक की चौड़ाई के साथ है। जो डेप्थ है हमारी शेल्फ की वो भी वेरी करेगी, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है। वो शैलो भी हो सकती है 30 मीटर तक, और कहीं एरियाज़ पे वो डीप भी हो सकती है जैसे कि 600 मीटर। तो प्लीज़ इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि इसकी विड्थ भी और इसकी गहराई भी दोनों क्या कर रही है, वेरी कर रही है, ठीक है। विड्थ एंड गहराई दोनों क्या कर रही है, वेरी कर रही है। कॉन्टिनेंटल शेल्स आर कवर्ड विद अ
वेरिएबल थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय रिवर्स। अब कॉन्टिनेंटल शेल्स पे क्या होता है, उनके ऊपर होती है वेरिएबल थिकनेस होती है सेडिमेंट्स की, जिनको हमारे रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड एंड फ्रॉम द लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय वेव्स एंड करंट्स लेके आए, ठीक है। तो उनके पास क्या होती है, थिकनेस ऑफ सेडिमेंट्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑफकोर्स रिवर्स, ग्लेशियर्स, विंड बहुत सारे जो हैं वो लेके आते हैं, वेव्स, करंट यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपोजिट करते हैं। तो सबसे बड़ा जो फीचर इसका दैट इज़ अ थिकनेस ऑफ द सेडिमेंट्स, ठीक है। और एक और जो मेन फीचर था, शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, बेसिक चीज़, ठीक है। मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट रिसीव्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम बाय कॉन्टिनेंटल शेल्फ बिकम अ सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल। और कहीं ना कहीं जो ये डिपोजिशन होता रहता है सेडिमेंट्स का, और बहुत ज़्यादा थिक लेयर में होता है, बहुत सारे लेयर्स फॉर्म हो जाते हैं, और लेयर्स फॉर्म होकर उसके बाद ये क्या बनती है, सोर्स ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स। हमने देखा था कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे लेयर्स में ही मिलते हैं, तो यहाँ पे क्या मिल रहा था, फॉसिल फ्यूल्स। तो ये दो तीन फीचर्स हैं, इनको जो मैंने हाईलाइट करा है, वेरी इंपॉर्टेंट, शैलोएस्ट पार्ट में मिलेंगी, ठीक है। बाकी थिकनेस, यहाँ पे बहुत सारे सेडिमेंट्स डिपोजिट होता है, यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स भी बन सकते हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप पे, है ना। कॉन्टिनेंटल स्लोप पे अगर हम बात करें, कॉन्टिनेंटल स्लोप कनेक्ट करती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ को एंड ओशन बेसिन को। तो मतलब ओशन का जो प्लेट है वो यहाँ से शुरू हो रही है, और जो कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ पे एंड हो रहा है, तो उसको जो कनेक्ट करने वाली चीज़ है, सॉरी, कॉन्टिनेंटल शेल्फ जहाँ पे उनको कनेक्ट करता है हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, इट्स लाइक अ ढलान, ठीक है। तो जहाँ पे जैसे कि कॉन्टिनेंट था, ठीक है, तो यहाँ तक पानी हमारा भर रहा था, ठीक है, भर रहा था। तो ये तो हमारा कॉन्टिनेंटल क्या हो गया, शेल्फ हो गया। लेकिन ये क्या हो गया, स्लोप एक तरीके से कनेक्ट कर रही है हमारी ओशन के फ्लोर को एंड हमारे कॉन्टिनेंट की शेल्फ को, ये कनेक्ट कर रही है, ठीक है। तो इट इज़ बेसिकली कनेक्टिंग, है ना, कनेक्ट का काम कर रही है, इट इज़ बेसिकली डूइंग ऑफ अ कनेक्ट का काम, ठीक है। इट बिगेन्स वेयर द बॉटम ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ शार्पली ड्रॉप्स इनटू अ स्टीप स्लोप। तो एकदम से जहाँ पे, है ना, जहाँ पे एकदम से ढलान एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उस एरिया पे एक शुरुआत होती है इसकी, है ना, जैसे इस एरिया से एकदम से ढलान बढ़ गई, ठीक है। जो ग्रेडियंट है स्लोप का वो वेरी करेगा, ऑफकोर्स सिंपल सी बात है। जो डेप्थ है वो भी हमारी वेरी करेगी। स्लोप बाउंड्री इंडिकेट करती है एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, और एक इंडिकेट करती है कि भैया हमारा कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है ना, एंड अब हमारे क्या शुरुआत होंगी, अब हमारे यहाँ पे क्या शुरुआत होगी, ओशन फ्लोर का शुरुआत होने जा रहा है। कैनियंस एंड ट्रेंचेस आर ऑब्जर्व्ड इन दिस रीजन, ठीक है। तो ये क्या है, एक तरीके से बाउंड्री है, इंडिकेट करती है एंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, ठीक है। इस चीज़ को समझ लेना। और यहाँ पे कैनियन एंड ट्रेंचेस आपको इस रीजन में देखने को मिलती है, प्लीज़ इस चीज़ को समझना। कहाँ पे मिलते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। तो कैनियंस एंड ट्रेंचेस कहाँ पे मिल रहे थे, कॉन्टिनेंटल, वेट अ मिनट, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहाँ पे देखने को मिल रहे थे, दैट इज सॉरी, कैनियन एंड ट्रेंचेस कहाँ पे देखने को मिल रहे थे, कॉन्टिनेंटल स्लोप में। डीप सी प्लेन, डीप सी प्लेन्स आर जेंटली स्लोपिंग एरिया ऑफ द ओशन बेसिन्स। क्या है हमारी, जेंटली स्लोपिंग एरिया है हमारी ओशन बेसिन्स की, मतलब काफ़ी ये प्लेन एरियाज है ना। दे आर द फ्लैटेस्ट एंड द स्मूदेस्ट रीजन्स। क्या है, सबसे ज़्यादा फ्लैट एंड स्मूदेस्ट रीजन इवन पूरे वर्ल्ड के हैं, ठीक है। जो डेप्थ होती है ऑफकोर्स वो हमारी वही बात है, वेरी करेगी, ठीक है। जो प्लेन्स हैं यहाँ पे क्या होते हैं, फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लाइक क्ले एंड सिल्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बहुत ही पतले पतले सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मेन फीचर इसका यही है, ठीक है। फ्लैटेस्ट है, प्लस में यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा फाइन ग्रेन सेडिमेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। ओशनिक, अगर डीप से ट्रेंचेस की अगर मैं बात करूँ, सो जो एरियाज हैं दे आर द डीपेस्ट पार्ट, हमारे डीपेस्ट पार्ट है हमारी ओशंस का, सबसे गहरा वाला जो है रीजन होता है। जो ट्रेंचेस होते हैं, दीज ट्रेंचेस आर रिलेटिवली, ये ट्रेंचेस जो होते हैं रिलेटिवली स्टीप साइडेड नैरो बेसिन्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं, खड़ी इनकी चढ़ाई होती है, ठीक है। देयर आर सम 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग ओशन फ्लोर। देयर आर सम 3 to 5 किलोमीटर डीपर देन द सराउंडिंग, मतलब ओशन फ्लोर से वो 3 से 5 किलोमीटर तक की उनकी जो है गहराई हो सकती है, ठीक है। काफ़ी मतलब रिलेटिवली क्या होते हैं, काफ़ी डीप होते हैं। दे अकर एट द बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप्स एंड अलोइंग आइलैंड आर्क्स एंड आर एसोसिएटेड विद द एक्टिव वॉल्केनोज एंड स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, ठीक है। तो जनरली हमारे कहाँ पे अकर करते हैं, बेस, कॉन्टिनेंट स्लोप्स के बेसिस पे ये आपको देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे या फिर ऐसे आइलैंड आर्क्स, आइलैंड के पास भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड आर एसोसिएटेड, और एक किस चीज़ से एसोसिएटेड होते हैं, हमारे एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ पे काफ़ी होते हैं, स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। तो क्या समझ में आया, कहाँ पे, बेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल स्लोप के बेस पे मिलेंगे, ठीक है। कॉन्टिनेंटल स्लोप हमने देख रखा था, दिस इज कॉन्टिनेंटल स्लोप, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं, मतलब ये एंड ऑफ द, मतलब जहाँ पे कॉन्टिनेंट एंड मारो उसका एक तरीके से बाउंड्री वहाँ पे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे वॉल्केनोज बहुत ज़्यादा आते हैं, अर्थक्वेक भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है।
बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है अगर आपको स्टडी करनी है प्लेट मूवमेंट्स को, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। देर आर एक्चुअली 57 टीम्स डीप से आज तक जो एक्सप्लोर हुए हैं जो ट्रेंचेस वगैरह, इनमें से 32 तो हमारी पैसिफिक ओशन में ही है। तो आप समझ सकते हो कि पैसिफिक ओशन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आपको दैट इज़ ये ट्रेंचेस कहाँ पे देखने को मिलेगी, तो पैसिफिक ओशन में। तो ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है, प्लीज़ इसको भी लिख लेना है ना। एनसीईआरटी यहाँ से क्वेश्चन मतलब यूपीएससी क्वेश्चन बना देती है फिर सीधा, ठीक है। बेसिक चीज़ है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ माइनर रिलीफ फीचर्स भी हैं, तुमने मेजर पढ़ लिया। सो अपार्ट फ्रॉम द अबव मेंशन मेजर है ना, अब जो हमने पढ़े, कुछ माइनर हमारे सिग्निफिकेंट फीचर्स भी हैं, प्रीडोमिनेंट है हमारे डिफरेंट पार्ट ऑफ द ओशंस पे। मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। मिड ओशनिक रिजेस की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे कंपोज्ड हैं, यहाँ पे 2 चेन होती हैं माउंटेन्स की, जिनको सेपरेट किया जाता है लार्ज डिप्रेशंस के थ्रू। मतलब एक तरीके से एक गड्ढा है ना, जहाँ से हमारा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, और यहाँ पे चेन ऑफ माउंटेन्स है कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं मिड ओशनिक रिजेस, राइट। माउंटेन रीजन्स कैन हैव पीक्स एज हाई, काफ़ी बड़ी बड़ी होती हैं 2500 मीटर की, सम इवन रीच अबव द ओशन सर्फेस, और कुछ तो हमारी ओशन सर्फेस के ऊपर आ जाते हैं, जैसे कि आइसलैंड है। आइसलैंड एक तरीके का पार्ट ही है मिड अटलांटिक रिजेस का, ठीक है। आइसलैंड अपने आप में क्या कंट्री है, लेकिन वो क्या है, मिड जो हमारी रिजेस है, मिड दैट इज़ व्हाट वी कॉल ओशनिक रिजेस है। तो वही क्या हुआ कि वो इतनी ज़्यादा ऊंची हो गई, इतनी ज़्यादा ऊंचाई पे चलेगी कि उन्होंने ऐसे समुद्र से ऊपर दिखने लगी, एक आइलैंड, एक टापू टाइप बना दिया, और उस पर अब लोग रह रहे हैं। तो आइसलैंड इसका ही एक एग्जाम्पल है। प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना, पूछ लेंगे आइसलैंड किसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मिड ओशनिक रिजेस, ठीक है। सी माउंट की बात करूँ तो इट इज़ अ माउंटेन, ये ऐसा माउंटेन है जिसकी पॉइंटेड समिट्स होती है, मतलब एक तरीके से नुकीला सा है, राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डजंट रीच द सर्फेस ऑफ द ओशन। और वो ऐसा है, ये हमारे समुद्र में रहता है ना, अंदर ही अंदर रहता है, इसको हम सी माउंट कहते हैं, मतलब जो अंदर है समुद्र के, तभी तो उसका मतलब पड़ा, ठीक है। ऐसा माउंटेन, ठीक है। ये जनरली वॉल्केनिक होते हैं ओशन में, काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि एम्परर सी माउंट है, जो कि हमारे हवाइन आइलैंड का एक्सटेंशन है पैसिफिक ओशन में, इसका बहुत बड़ा क्या है एग्जाम्पल है, एम्परर सी माउंट। तो पूछ लेंगे एम्परर सी माउंट क्या है, या एम्परर माउंटेन कौन सा है, तो जैसा सी माउंटेन कहाँ पे, हवाइन आइलैंड के पास पैसिफिक ओशन में, ठीक है। हवाई आइलैंड का एक्सटेंशन है, हवाईन आइलैंड में से है एक है, दैट इज़ अ पैसिफिक ओशन, मतलब इतना बड़ा है कि उसने आइलैंड क्रिएट कर दिया, तो सी माउंट, ठीक है। तो समुद्र के अंदर जो माउंटेन्स होते हैं। सबमरीन कैनियंस की अगर मैं बात करूँ, ये डीप वैलीज हैं, सम कंपेरेबल टू द ग्रैंड कैनियन एंड कोलोराडो ऑफ द कोलोराडो रिवर, ठीक है। ग्रैंड कैनियन, तो जो ग्रैंड कैनियन है ना हमारा, जो हमने देखा है, दैट इज़ एनसीईआरटी में देखा हुआ, जो यूएस में है, ठीक है। तो उस ग्रैंड कैनियन से के कंपेरेटिवली ये ऐसे ही मतलब कंपेरेबल उनसे इतना ज़्यादा वो डीप रहते हैं। दे आर समटाइम्स फाउंड कटिंग अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्स एंड स्लोप्स, ऑफन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ ऑफ द लार्ज रिवर। जनरली कैसे बनते हैं, जब हमारी जो लार्ज रिवर है जब वो ड्रेन करती है ओशन में, कॉन्टिनेंट से निकल के आ रही है, तब ये बनते हैं। जब द हडसन कैनियन इज़ द बेस्ट नोन सबमरीन, तो इसमें से एक एग्जाम्पल है हडसन कैनियन। पूछ लेंगे हडसन कैनियन कहाँ पे है, तो हमारे माउंट में है ना, दिस इज़ अ। तो ये छोटे छोटे एग्जाम्पल्स को प्लीज़ नोट डाउन करना, जिसकी यहाँ पे जो फीचर दे रखा है, जिसकी ये दे रखा है, देखो सबमरीन, तो यहाँ पे कोई रिवर आ रही होगी बह के, और इस तरीके से उन्होंने कैनियन बना दिया है, ठीक है। तो बहुत काफ़ी गहरे गहरे होते हैं, बेसिक चीज़ है, ठीक है। और भी देख लेते हैं कुछ और एग्जांपल, ठीक है। डीप ओशन बेसिन्स क्या होते हैं, दीज आर दी प्लेन अबाइसल प्लेन्स भी इनको बोलते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं इसमें, यॉर्ड्स वगैरह, सी माउंट्स क्या होते हैं आप देख लोगे बाकी चीज़ें। डीप ट्रेंचेस क्या है, तो ट्रेंचेस बता रखी हैं, है ना, गड्ढे होना। प्लेन्स क्या है, हिल्स भी हैं, ग्योर्ड्स भी हैं, एंड सी माउंट भी है ना, सी माउंट भी क्रस्ट है हमारी ओशन की, ठीक है। बेसिक है, कुछ खास नहीं है। मिड ओशनिक रिजेस बना रखा है, मिड ओशनिक रिजेस बना रखा है। तो ये हमारा क्रस्ट है, यहाँ से हमारा मैग्मा आ रहा है, और इस तरीके से रिजेस फॉर्म हो रही है ना, मिड, ये रिफ्ट है, रिफ्ट मतलब एक तरीके से गड्ढा, डिप्रेशन टाइप है, ठीक है। तो इस टाइप की, ठीक है। बेसिक चीज़, कुछ खास नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ग्योर्ड्स पे। ग्योर्ड्स की बात करो तो हमारे फ्लैट टॉप्ड सी माउंट है, मतलब ये भी सी की माउंटेन टाइप है, लेकिन थोड़ा सा इनका जो टॉप होता है वो कैसा होता है, फ्लैट होता है। जो सी माउंट उनका कैसा था, नुकीला था। सो दे शो एविडेंस ऑफ ग्रेजुअल सब्सिडेंस थ्रू अ स्टेजेस टू बिकम द फ्लैट टॉप सबमर्ज्ड। अब ये दिखाते हैं कि ये एक तरीके का एविडेंस है कि ग्रेजुअल सब्सिडेंस, मतलब एक तरीके से ये जो है धीरे धीरे करके ये शायद सी माउंट ही क्या हुए हैं, ग्योर्ड्स बन गए हैं ना, धीरे धीरे इन पे इरोजन वगैरह होगा। इट एस्टिमेटेड, ऐसा माना जाता है कि बहुत ज़्यादा ग्योर्ड्स एंड सी माउंट्स आपको देखने को मिलेंगे पैसिफिक में ही, सिर्फ 10,000, मतलब पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा भी है ना फिर, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें ज़्यादा भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। अटॉल्स क्या होते हैं, अटॉल्स दीज आर दी लो आइलैंड्स। ये लो आइलैंड्स है, जनरली आपको ट्रॉपिकल ओशंस में मिलते हैं। इनमें कोरल रीफ्स इनको सराउंड कर लेती है, सेंट्रल डिप्रेशन, ठीक है।
इट मे बी अ पार्ट ऑफ द सी लगून और समटाइम फ्रॉम इनक्लोजिंग अ बॉडी ऑफ फ्रेश ब्रेकिश और हाईली सलाइन वाटर। तो बता रहा है कि ये क्या होते हैं, लो आइलैंड्स होते हैं। लो आइलैंड्स मतलब टाइप ऑफ आइलैंड्स हैं लेकिन लो मतलब थोड़े से नीचे हैं, ठीक है। ट्रॉपिकल ओशंस में जनरली आपको देखने को मिलते हैं, तो पूछ लेंगे कहाँ मिल रहे हैं, तो जनरली ट्रॉपिकल्स में मिल रहे हैं। कोरल रीफ सराउंडिंग अ सेंट्रल डिप्रेशन, तो एक गड्ढा है, जैसे एक तरीके का गड्ढा है, डिप्रेशन टाइप है, और उसके आसपास क्या हो जाता है, एक तरीके से कोरल रीफ डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं। समटाइम्स फॉर्म इंक्लोजिंग अ, और कभी कभी होता है कि हो सकता है कि कभी कभी हमारे फ्रेश वाटर, मतलब एक जैसे कि यहाँ पे फ्रेश वाटर था तो इसको इंक्लोज कर लिया हो, इस तरीके से बन सकते हैं। बस बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये सारे हमने फीचर्स पढ़ लिए अच्छे से, ठीक है। जो एग्जाम्पल था इनको है ना देखते हुए चलना है। बात करते हैं टेम्परेचर ऑफ द ओशन वाटर्स की, ठीक है। सो ये सेक्शन डील करेगा विद द स्पेटियल एंड वर्टिकल। हमें देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे ना स्पेटियल एंड वर्टिकल वेरिएशंस है टेम्परेचर का वेरियस ओशंस में, ठीक है। ओशंस वाटर्स गेट हीटेड अप, ये तो सिंपल सी बात है कि ओशन के वाटर को हीट अप कौन कर रहा है, तो सोलर एनर्जी कर रही है ना। लेकिन जो प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग है ओशनिक वाटर का, वो स्लोअर देन लैंड है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वो बहुत धीरे से गर्म होता है, धीरे से ही ठंडा होता है। ये प्रॉपर्टी है उसकी, ये बेसिक प्रॉपर्टी है, गर्म कौन कर रहा है और प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को हमारे ओशंस की, उसमें से सबसे पहला है लैटिट्यूड। जो टेम्परेचर है सी वाटर का डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल। सिंपल सी बात है, सब इक्वेटर पे ज़्यादा गर्म होगा और जैसे जैसे पोल की तरफ जाओगे वैसे वैसे हमारा ओशन का जो टेम्परेचर वो ठंडा रहेगा, बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो है वो डिक्रीज होती है पोलवर्ड। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जो हमारा रेज है यहाँ पे डायरेक्ट होगी तो यहाँ पे ज़्यादा गर्म, यहाँ पे स्लांटिंग जाती हैं और कम जाती हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कम गर्म हो पाएगा। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, दूसरा है हमारा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। जो ओशंस है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ना, वो रिसीव करते हैं मोर हीट ड्यू टू देयर कॉन्टैक्ट विद द लार्ज एक्सटेंट ऑफ लैंड देन द ओशंस इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। मतलब क्या है, जहाँ पे ओशन ज़्यादा होते हैं, बेसिक बताओ तो जहाँ पे ओशन ज़्यादा है लैंड कम है, वहाँ पे जो ओशंस है वो आपके कूलर होंगे, है ना। क्योंकि लैंड हमारा क्या है, लैंड की प्रॉपर्टी क्या है, वो जल्दी से गर्म होगा, जल्दी से ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो सब कुछ एक्चुअली उस पर कुछ डिपेंड नहीं कर पाएगा, डिपेंड किस पे कर पाएगा, ओशंस पे, ठीक है। लेकिन वहीं पे जो ओशंस है अगर वहाँ पे कम होते हैं और लैंड जहाँ पे ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे हमारे जो ओशंस होते हैं वो ज़्यादा वार्मर होते हैं। ऐसा क्यों, बिकॉज लैंड क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा ही एकदम से बहुत सारी हीट कैप्चर कर लेता है, और जब भी कोई चीज़ हीट कैप्चर करती है आपस में, है ना, तो वो आपस में एक दूसरे को रेडिएट भी करती है, हमने ये भी पढ़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। प्रीवेलिंग विंड, विंड का मतलब है कैसी वहाँ पे हवाएं चल रही हैं, जो विंड्स जो ब्लो कर रही हैं फ्रॉम लैंड टुवार्ड्स द ओशन, है ना, जो कि समुद्र, जो ज़मीन से समुद्र की तरफ हवाएं चल रही हैं, अगर वो वार्म है ना, वार्म सरफेस वाटर, तो क्या करेंगी, वो गर्म करेंगी, है ना, अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम द ब्लो, ठीक है। तो होगा क्या होगा, ठीक है। क्या कह रहा है वो, यहाँ पे लैंड है, ये लैंड है, ये लैंड को, ये हमारा लैंड है, ये हमारे ओशन है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से गर्म हवा आएगी तो ये गर्म कर देगी इसको। जब वो गर्म होती है, कोई भी चीज़ गर्म होती है तो हमेशा क्या करती है, वो मूवमेंट करती है टुवार्ड्स द कोल्ड, तो वो नीचे की तरफ कोल्ड करेगी वो, ठीक है। और जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर की तरफ अपवेलिंग कर जाएगा, ठीक है, अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर। इससे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन आएगी टेम्परेचर, मतलब ऊपर नीचे टेम्परेचर में डिफरेंसेस क्रिएट होंगे। Contrary to this, onshore winds pile up warm water near the coast and this raises the temperature, ठीक है। onshore winds pile up warm water near the coast, वहीं पे अगर आप देखोगे तो जो onshore winds है, जो समुद्र की हवाएं चल रही हैं, pile up the warm water near the coast, वो भी क्या करेगी, कोस्ट के पास गर्म पानी लेके जाएंगी, ठीक है। raises the temperature, उससे भी टेम्परेचर बढ़ सकता है ना, कैसे, देखो ज़मीन हमारी गर्म थी, अब यहाँ से वेव्स आएंगी, पानी को लेके आएंगी, तो जो पानी कांटेक्ट में आएगा गर्म चीज़ के तो वो गर्म हो जाएगा, तो वही चीज़ बता रखा है। तो इस चीज़ को दोबारा पढ़ लेते हैं, कोई खास है भी बात नहीं भी है, और समझते हुए चलना है। प्रीवेलिंग विंड, ये जो विंड है ये ब्लो करती है फ्रॉम द लैंड टुवार्ड्स द ओशन, ड्राइव द वार्म सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो जब हमारी गर्म हवाएं चलेंगी ज़मीन की तरफ से समुद्र पे, तो उसका पानी गर्म हो जाएगा, गर्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, जो पानी है वो कोस्ट से दूर जाएगा, कोस्ट से दूर जाएगा तो जो अपव्हीलिंग होगी कोल्ड वाटर की फ्रॉम ब्लो, जो नीचे का ठंडा पानी है वो गर्म पानी की जगह लेने आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। इससे क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन होंगे टेम्परेचर, मतलब जो समुद्र है ना, इसी जगह का, एक ही जगह का समुद्र है, उसके इसमें भी क्या होंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्ट्रेरी टू दिस, अब इसके अलावा देखें तो ऑनशोर विंड्स हैं, मतलब जो एक तरीके से शोर पे आ रही हैं ऐसी हवाएं, ठीक है, पाइल अप, वो वार्म वाटर लेके आएंगी नियर द कोस्ट, है ना, एक तरह से गर्म कर दी, क्योंकि हमारी ज़मीन गर्म थी, है ना। दिस रेजेस द टेम्परेचर, तो भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो हवाओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके अलावा देयर इज द ओशन करंट्स,
वार्म ओशन करंट्स जो हैं वो टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं कोल्ड एरियाज़ में, वाइल जो कोल्ड करंट्स हैं वो डिक्रीज़ कर देते हैं टेम्परेचर को वार्म ओशन एरियाज़ में। तो वहाँ पे जैसा करंट आ रहा है, जैसा पानी आ रहा है, अगर गर्म पानी कहीं आ रहा है ठंडे पानी में मिलने के लिए, तो वहाँ के टेम्परेचर को क्या कर देंगे, ऑफकोर्स ये क्या कर देंगे, दैट इज़ बढ़ा देंगे, बेसिक चीज़ है, ठीक है। गल्फ, अब एग्जाम्पल देखा है गल्फ स्ट्रीम्स, एक वार्म करंट है जो कि रेज कर देती है टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका, ना नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट पे चलती है ना, यहाँ पे इस तरीके से चलती है गल्फ स्ट्रीम। एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ द यूरोप, वहीं पे जो वेस्ट कोस्ट है हमारे यूरोप का, है ना, यहाँ पे क्या आता है लेब्रेडर करंट, यहाँ से हमारा लेब्रेडर करंट क्या आता है, तो जो क्या कर देता है कोल्ड करंट है, ठीक है, जो लोअर कर देता है टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्ट कोस्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका। तो यहाँ पे नॉर्थ में भी, नॉर्थ ईस्ट टाइम पे यहाँ पे टेम्परेचर को कम कर देता है, ये गर्म कर देता है। तो इस तरीके से हमारा एग्जाम्पल दे रखा है बेसिक चीज़, ठीक है। ऑल द फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर ऑफ द ओशन करंट्स लोकली, तो हर और बाकी भी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कहीं ना कहीं टेम्परेचर को, है ना। इन क्लोज सीज इन द लोअर लैटिट्यूड्स रिकॉर्ड रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर देन द ओपन सीज, जैसे कि ओपननेस, जिसकी मैं बात करी ओपननेस, एक ओपननेस भी एक है, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई एरिया ओपन होता है उतना उसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जितना ज़्यादा वो भीचा होता है उतना उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वेयर एज द इनक्लोज सीज इन द हाई लैटिट्यूड्स हैव लोअर टेम्परेचर देन द ओपन सीज, ठीक है। तो ये क्या बता रखा है कि जो अगर बात करें लो लैटिट्यूड्स, मतलब इक्वेटर के पास ऐसा होता है कि जो इनक्लोज सीज हैं उनका क्या हुआ हाइयर टेम्परेचर होता है देन द ओपन सीज, लेकिन वहीं पे जो इनक्लोज सीज है हमारे हाई लैटिट्यूड में, है ना, उनका लोअर टेम्परेचर होता है देन द ओपन सीज, ठीक है। उनका टेम्परेचर क्या होता है लो टेम्परेचर देन द ओपन सीज, मतलब उनका टेम्परेचर और कम होता है, ठीक है। तो दोनों बात है, दोनों बात समझ लीजिए। इक्वेटर के पास क्या होगा, अगर ओपन है जितना ज़्यादा ओपन उतना कम टेम्परेचर, लेकिन पोल्स के पास क्या होगा जितना ज़्यादा ओपन उतना ज़्यादा टेम्परेचर, ठीक है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा दिमाग में लगाना है। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, देयर इज़ अ लैटिट्यूड, देयर इज़ अ प्रिवेलिंग विंड, ठीक है, देयर इज़ अ ओशन करंट, देयर इज़ अ ओपननेस, एज वेल एज देयर इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। 5 फैक्टर्स है, पांचों को समझ लिया है, उनको लिख लेना। अब बात करते हैं नाउ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर में, ठीक है। टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शोज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इन द इंक्रीजिंग डेप्थ। जो टेम्परेचर डेप्थ है हमारी प्रोफाइल की वो क्या दिखाती है फॉर ओशन वाटर, वो दिखाती है कि कैसे टेम्परेचर डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ, मतलब क्या बता रहे हैं जो टेम्परेचर जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती है वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर घटता है, ठीक है। प्रोफाइल शोज अ बाउंड्री रीजन, और एक ऐसी बाउंड्री आती है जहाँ पे जो सरफेस वाटर है ऑफ द जो सरफेस वाटर ऑफ द ओशन अंदर डीपर लेयर्स के बारे में मतलब एक प्रोफाइल दिखा रहे हैं, यूज करते हैं कि बाउंड्री रीजन, ठीक है। द बाउंड्री, जो बाउंड्री है मतलब, ठीक है, वो यूजुअली वहाँ पे कहाँ हमारी होती है बिलो द सी, मतलब और इतनी गहराई के बाद ये बाउंड्री शुरू होती है एंड एक्सटेंड सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स डाउनवर्ड, ठीक है। तो मतलब फिगर दिखा रखा है, इस फिगर पे चलते हैं। ये बता रखा है कि ये हमारा सरफेस वाटर है, फिर ये बाउंड्री है, ठीक है, ये हमारी बाउंड्री, फिर इसके नीचे काफ़ी मतलब हज़ारों थाउजेंड जो है हमारे मीटर्स का डेप्थ होती है, बेसिक चीज़ है, ठीक है। दिस बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देर इज़ अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है कि जो प्रोफाइल है वो एक मतलब एक प्रोफाइल है वो दिखाते हैं एक बाउंड्री रीजन है, बाउंड्री रीजन है सरफेस वाटर के बीच में जो डीप लेयर्स हैं उसके बीच में एक बाउंड्री आती है, जैसे कि ये सरफेस है और ये हमारा डीप है, तो उसके बीच में क्या है एक बाउंड्री है, दिस इज अ बाउंड्री। इस बाउंड्री लाइन की बात करें हम जिसको हम कह रहे हैं थर्मोक्लाइन, ठीक है, जिसको हम क्या कह रहे हैं थर्मोक्लाइन कह रहे हैं। ये जो लाइन है ये बाउंड्री रीजन जहाँ पे देर इज यहाँ पे क्या होता है एकदम से रैपिड डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं थर्मोक्लाइन कहते हैं। पूछ लेंगे थर्मोक्लाइन क्या होता है, सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो 90% हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर है वो हमारा बिलो द थर्मोक्लाइन ही पाया जाता है डीप ओशंस में, मतलब जो गहरा समुद्र उसमें पाया जाता है। वहीं पे इन दिस जोन टेम्परेचर अप्रोचेज 0 डिग्री, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कैसा पहुँच जाता है 0 डिग्री पहुँच जाता है, ठीक है, 0 डिग्री तक पहुँच जाता है, ठीक है। और उसके नीचे और ज़्यादा कमी होगा, थोड़ा बहुत माइनस में चला जाएगा, दैट्स इट। और जो ये हमारा सबसे हॉट रहेगा, ये सिर्फ 10% है, बाकी इसके नीचे ही हमारा जो है 90% ऑफ दी ओशन वाटर रहता है, ठीक है, इस लाइन के नीचे। Temperature structure of the oceans over middle and low latitudes can be described as a 3-layer system from surface to the bottom. अगर मैं बात करूँ कैसा टेम्परेचर ओशंस का रहता है मिडल एंड लो लैटिट्यूड्स पे, तो उसको हम इसलिए 3 लेयर के सिस्टम से समझ सकते हैं। जो पहली लेयर है ना वही बता रखी है, वो रिप्रेजेंट करती है टॉप लेयर को, है ना, जहाँ पे वार्म ओशनिक वाटर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थिक विद टेम्परेचर्स रेंजिंग बिटवीन, है ना, उसका टेम्परेचर कितना हो सकता है, जनरली टेम्परेचर होता है 20 से 25 डिग्री। ये जो लेयर है विद इन द ट्रॉपिकल रीजन इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ईयर बट इन मिड लैटिट्यूड्स डेवलप्ड ओनली ड्यूरिंग समर, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, जो ये फर्स्ट लेयर है जो गर्म टेम्परेचर की लेयर है जिसका 20 से 25 डिग्री का रह रहा है,
तो ये हमारी ट्रॉपिकल्स में तो हमेशा ही रहती है, ट्रॉपिकल से ज़्यादा एरिया जहाँ पे इक्वेटर है ना, इक्वेटर के पास यहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट है, लेकिन जो मिडल लैटिट्यूड्स है वहाँ पे कभी कभार सिर्फ गर्मियों के टाइम पे ही ऐसा ये लेयर बनती है। सेकेंड लेयर है हमारी थर्मोक्लाइन, जिसको हम कह रहे हैं। यहाँ पे इस लेयर लाइज बिलो द फर्स्ट लेयर, इस फर्स्ट लेयर के नीचे होती है, और यहाँ पे एकदम से क्या आपको देखने को मिलेगा, रैपिड डिक्रीज मिलेगा टेम्परेचर में विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जैसे जैसे डेप्थ बढ़े तो एकदम से रैपिड डिक्रीज है ना, इस तरीके की होती है। फिर थर्ड लेयर है, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है एंड एक्सटेंड अप टू द डीप ओशन फ्लोर तक एक्सटेंड करती है। आर्कटिक में अगर आपको देखने मिलेगा, इन आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स में द सरफेस वाटर टेम्परेचर आर क्लोज टू, ठीक है। तो ऐसा नॉर्मली हमने देखा, ठीक है, ये हमने देखा, ये जो हमने कहानी देखी थी, हमने देखी थी इक्वेटर मतलब लो एंड मिडल लैटिट्यूड्स की देखी थी, ठीक है। लो में हमेशा और मिडल में गर्मियों के टाइम, ये 3 लेयर्स बन जाती हैं इस तरीके से। और हम बात करते हैं आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक में ना, तो जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर है वो क्लोज टू 0 डिग्री रहता है, एंड सो दैट द टेम्परेचर चेंजेस विद द डेप्थ इज वेरी स्लाइट, ठीक है। एंटार्क्टिक के सर्कल में क्या होता है, जो हमारा सरफेस वाटर टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, 0 डिग्री, है ना। एंड सो द टेम्परेचर चेंज विद द डेप्थ इज़ वेरी स्लाइट, तो ऊपर ही, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है ही नहीं, तो यहाँ पे ही जो टेम्परेचर है वो आपको 0 डिग्री मिल जाएगा, ठीक है। तो नीचे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है इनका में, ये तो बराबर से रहता है। हेयर ओनली 1 लेयर ऑफ कोल्ड वाटर एग्जिस्ट विच एक्सटेंड अप टू द, तो एक ही लेयर होती है, तो वहाँ पे ज़्यादा लेयर्स नहीं होती, वहाँ पे एक ही लेयर होगी, ठीक है, 1 लेयर ओनली। तो ये अच्छा फैक्ट है, इस चीज़ को लिख लेना है, ठीक है। एवरेज टेम्परेचर जो हमारे सरफेस वाटर का होता है वो जनरली होता है 27 डिग्री, एंड इट ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर, जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाओगे तो ऑफकोर्स वो भी कम हो जाएगा। जो रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर है विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड इज जनरली 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड, मतलब पर लैटिट्यूड। जैसे आपका लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड 0 डिग्री है और जहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे क्या है 27 है, तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो और कम, तो 26.5, फिर और ऊपर जाओगे तो 26, फिर और ऊपर जाओगे तो 25.5, फिर और ऊपर जाओगे तो 25। तो इस तरह से हर लैटिट्यूड पे 0.5 का जो है टेम्परेचर गिरता रहता है। एवरेज जो टेम्परेचर है वो हमारा 22 रहता है 20 लैटिट्यूड्स पे, 14 रहता है टू 14 लैटिट्यूड्स पे, 0 रहता है नियर द पोल्स। अब बेसिक चीज़ बता रखे, देखो इतना ज़्यादा में फैक्ट पे नहीं जाना, बस इतना समझ लेना एवरेज टेम्परेचर हमारा कितना होता है हमारे इक्वेटर के पास। नॉर्मली अगर हम देखें पूरे सबको समुद्र को लगा तो 27 है, और इक्वेटर से हमारे पोल की तरफ क्या जाएगा 0.5 की रफ्तार से पर लैटिट्यूड कम होता जाएगा, ठीक है। तो ओशंस हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो रिकॉर्ड रिलेटिवली हाइयर टेम्परेचर दैन इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये चीज़ हमने भी बात कर रखी है कि हमारे बिकॉज वहाँ पे लैंड ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो पानी है वो ज़्यादा गर्म रहता है। हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट रिकॉर्डेड एट द इक्वेटर बट स्लाइटली टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ इट। और ये चीज़ भी हमने पता है कि जो हमारा इक्वेटर है वहाँ पे हमारा जो है हाईएस्ट नहीं रिकॉर्ड करा, जस्ट उसके अबव, थोड़ा सा अबव नॉर्थ में हमने इसको रिकॉर्ड किया है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ दी एवरेज जो एनुअल टेम्परेचर है फॉर द नॉर्दर्न एंड साउदर्न टेम्परेचर हेमिस्फीयर वो हमारा इतना है, अराउंड 19 एंड 16 रिस्पेक्टिवली, मतलब देख सकते हो कि कम है, ठीक है, हेमिस्फीयर, ठीक है, का टेम्परेचर बता रखा है। दिस वेरिएशन इज ड्यू टू द अनइक्वल, किस कारण से, बिकॉज ऑफ द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड द वाटर इन द नॉर्थर्न। वही वाली बात है, रीजन जो था वो यही था कि हमारा अनइक्वल है, ऊपर क्या है लैंड ज़्यादा है वाटर कम है, नीचे क्या है वाटर ज़्यादा है और लैंड कम है, तो इसकी वजह से, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, फिगर अगर 12.4 देखोगे तो वो क्या बता रहा है, स्पेटियल पैटर्न ऑफ द सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ द ओशंस को वो बताता है। मतलब ये तो हमने देखा हॉरिजेंटली थोड़ा सा देख लिया है ना लैटिट्यूड वाले, अब हम थोड़ा सा और देखेंगे तो ये तरीके से स्पेटियल पैटर्न बता रहा है सरफेस टेम्परेचर ऑफ द ओशंस का, ठीक है, क्योंकि कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है, तो इस तरीके से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम डिटेल में पढ़ें, सो इट इज़ वेल नोन फैक्ट जो मैक्सिमम टेम्परेचर है ओशंस का इज़ ऑलवेज एट देयर सरफेस बिफोर बिकॉज दे डायरेक्टली रिसीव। तो सबसे पहली बात तो बात है कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ देखने को मिलेगा, सरफेस पे देखने को मिलेगा। बेसिक चीज़ है बिकॉज उसको डायरेक्टली कहाँ से हीट मिल रही है, सन से मिल रही है, ठीक है। एंड द हीट इज ट्रांसमिटेड टू लोअर सेक्शंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। बाकी कन्वेक्शन के प्रोसेस से ऑफकोर्स हीट थोड़ी नीचे भी जा रही होगी, लेकिन देखो अगर यहाँ पे ज़्यादा हीट है तो यहाँ से यहाँ तक ही तो पहुँच पाएगी, यहाँ तक तो कितनी नहीं पहुँच पाएगी, राइट, ठीक है। इट रिजल्ट इनटू डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ। बार बार वही बात है कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ेगी तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, बट द रेट ऑफ डिक्रीज इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ऑफकोर्स, लेकिन किस रेट से होगा वो ऑफकोर्स यूनिफॉर्म नहीं रहता है। टेम्परेचर फॉल्स वेरी रैपिडली, कभी कभी गिर जाता है अप टू द डेप्थ ऑफ 200 मीटर जो हमने बात करी थी, देयर आफ्टर उसके बाद जो रेट ऑफ डिक्रीज है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। मतलब आप देखोगे यहाँ पर तो रैपिडली डिक्लाइन करा, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो डिक्लाइन तो हो रहा है लेकिन बहुत ही कम रेट से हो रहा है, राइट, बेसिक चीज़ बता रखी है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सैलिनिटी ऑफ हमारी ओशन वाटर की, ठीक है। अच्छा, ये जो फिगर है 12.4 का
उसको थोड़ा सा अगर हम समझें मोटा मोटा है ना तो वो समझ लेते हैं, बिकॉज फिगर्स में से क्वेश्चन आते हैं है ना, मैप्स में से वैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि यहाँ पे बता रखा है टेम्परेचर बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जैसे कि दिस इज़ द यहाँ से 0 डिग्री है ना, तो अब देखो इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के नीचे अगर आप देखोगे तो साउथ में आपको देखोगे तो 25 मैक्सिमम गया है, लेकिन वहीं पे आप नॉर्थ में देखोगे तो 28 तक भी मैक्सिमम जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे 25 20 है ना, थोड़ा सा 15 10 रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, मतलब ऊपर ही है काफ़ी, 15 10 भी ऊपर ही है ना। फिर उसके बाद 5 काफ़ी जल्दी आ गया, फिर 0 0 ही है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, बेसिक चीज़ थोड़ी सी बता रखी है, मतलब अगर इस चार्ट को समझो तो बेसिक ये है कि आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर देखो, इंडिया के यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 28 है, लेकिन यहीं पे 25, वैसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दी स्पेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कैसा है, कम है, यहाँ पे ओपननेस ज़्यादा नहीं, यहाँ पे ओपननेस थोड़ी सी ज़्यादा है, तो वही सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। बाकी जैसे जैसे आपका लैटीट्यूड बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑफकोर्स आपका टेम्परेचर गिर रहा है, 28 से 25 से फिर 20 फिर 15 फिर 10 है ना। और भी आप देखने को मिलेगा कि यहाँ पे तो 25 था, लेकिन यहीं इसके पैरेलल में देखोगे तो यहाँ पे 20 भी है, तो पैसिफिक में 20 है, यहाँ पे 25 क्यों है? तो ये भी हमारे और भी अदर फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है ऐसा। तो यहाँ पे बिकॉज ओपननेस ज़्यादा है, शायद इस वजह से यहाँ पे ओपननेस कम देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये भी होता है, ठीक है, इस तरीके से, ओके, दैट इज़ इट। और यहाँ पे आपको अच्छी खासी ओपननेस देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे दैट इज़ वाई बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 15 देखने को मिलेगा। देखो इसकी कंपैरिजन देखें तो यहाँ से यहाँ तक 15 कितनी जल्दी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से यहाँ पे 15 कितनी लेट देखने को मिला है। तो ये ओपननेस के ऊपर भी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना, सबसे पहले ये चार्ट में तो कुछ खास था नहीं, ठीक है। सैलिनिटी ऑफ दी ओशन वाटर पे, ठीक है। अब सैलिनिटी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता है कि जितने भी वाटर है नेचर में, वेदर या फिर तो वो रेन वाटर, ओशन वाटर, कुछ भी हो, उन सब में एक मिनरल सॉल्ट होता ही होता है। एंड सैलिनिटी इन टर्म अगर हम बात करें तो यूज टू डिफाइन, हम इसको डिफाइन करते हैं द टोटल जो हमारा कंटेंट कितना है डिजॉल्व सॉल्ट का, मतलब कितना समुद्र जो पानी है जो है मिला हुआ है सी वाटर में बेसिकली, वो सैलिनिटी उसको कहते हैं, ठीक है। ये कैलकुलेट होती है एज द अमाउंट ऑफ द सॉल्ट डिजॉल्व, है ना, ये कैलकुलेट होती है एज द अमाउंट ऑफ, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट जो है वो डिजॉल्व है, ठीक है, सी वाटर में। इट इज़ यूजुअली एक्सप्रेस एज पार्ट्स पर 1000 और पीपीटी, ठीक है। तो यूजुअली कैसे एक्सप्रेस हम इसको करते हैं, पीपीटी के फॉर्म में करते हैं, तो इतना हम ध्यान नहीं रखेंगे, बट थोड़ा सा इसकी यूनिट ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सैलिनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सी वाटर की, ठीक है। सैलिनिटी हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द अपर, ये 24 है ना, 24.7 अगर होता है तो अपर लिमिट है हमारी ब्रैकिश वाटर की, मतलब अगर 27 नहीं 24.7 है, 24.7 से अगर ज़्यादा सैलिनिटी है तो वो सेलाइन हो जाता है वाटर, उससे कम है तो वो थोड़ा सा फ्रेश वाटर उसको मानते हैं। तो और जो ये है जो इतना रहता है तो उसको हम कहते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ये बता रखा है एक तरीके से लिमिट सेट कर रखी है हमने, ठीक है। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं ओशन सैलिनिटी का वो हमारे मेंशन है यहाँ पे। तो सबसे पहला है सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द सरफेस लेयर ऑफ ओशंस डिपेंड मेनली ऑन द एवोपरेशन प्रेसिपिटेशन। सबसे पहला एवोपरेशन एंड प्रेसिपिटेशन है, तो हमने देखा था एवोपरेशन अगर ज़्यादा होगी, प्रेसिपिटेशन हमारी कम होगी, तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी, जहाँ पे हमारी प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगी, एवोपरेशन कम होगी, तो वहाँ पे हमारी सैलिनिटी कम होगी। सरफेस सैलिनिटी और ज़्यादा ग्रेटली इन्फ्लुएंस किस चीज़ से होती है, कोस्टल रीजन्स बाय द फ्रेश वाटर फ्लो, कितना रिवर्स, कितने रिवर्स उसमें अपना पानी को ड्रेन कर रही हैं, एंड इन द पोलर रीजन्स प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थ्रोइंग ऑफ आइस, ठीक है। तो नॉर्मल फ्रेश वाटर, नॉर्मल कोस्टल रीजन्स में तो कैसे पता चलती है कि भैया कितनी रिवर्स वहाँ पे ड्रेन कर रही है, और पोलर रीजन में कैसे पता चलती है कि क्या प्रोसेस है फ्रीजिंग का, थॉइंग का, आइस का, ठीक है। तो इससे हमें पता चलती है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ही देख लेते हैं थॉइंग का मतलब, ठीक है। तो कितनी जल्दी से जो हमारा वाटर है वो फ्रीज़ हो रहा है, कितनी जल्दी से वो सॉफ्ट हो रहा है, तो पोलर रीजन में उस चीज़ से भी हमारी सैलिनिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। रिवर्स जितनी ज़्यादा ड्रेन करेंगे ऑफकोर्स उतना सैलिनिटी कम होगी, तो इस चीज़ से भी इम्पैक्ट पड़ता है। विंड्स ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी ऑफ एन एरिया बाय ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज। अब विंड है जो वहाँ पे हवाएं चल रही हैं, तो वो भी पानी को, इधर वाले पानी को इधर लेके आती हैं, तो इसकी वजह से भी जो पानी जो है वो बदल रहा है, तो उसकी वजह से सैलिनिटी इम्पैक्ट आती है। ओशन करंट कंट्रीब्यूट टू द, ऐसे ओशन करंट्स है वो भी हमारे पानी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। सैलिनिटी, टेम्परेचर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर आर इंटररिलेटेड, और इस तरह का जो सैलिनिटी है, टेम्परेचर है एंड डेंसिटी, वो सब क्या होते हैं, इंटररिलेटेड होते हैं। हेंस एनी चेंज इन द टेम्परेचर और द डेंसिटी इन्फ्लुएंसेस द सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द एरिया। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बदलता है तो वहाँ से कैसे बदलता है, तो उस चीज़ को समझने के लिए क्या करते हैं, सैलिनिटी कैसे हम कह रहे हैं
जैसे हम कह सकते हैं जो सैलिनिटी है, जो टेम्परेचर है, जो डेंसिटी है, वो एकदम से क्या एक तरह से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो देखो जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे इवोपरेशन होगा, इवोपरेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगी, सैलिनिटी बढ़ जाएगी, जितना ज़्यादा सैलिनिटी बढ़ जाएगी उतना ज़्यादा वहाँ पे क्या होगा, दैट इज़ सैलिनिटी बढ़ जाएगी तो उतना ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाएगी ना। सलाइनिटी का मतलब जितना ज़्यादा सॉल्ट होगा उतना ज़्यादा डेंस हो जाएगा पानी। तो इस तरीके से इंटरकनेक्टेड है पूरा, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स थे, तो इवोपरेशन, प्रेसिपिटेशन है ना, रिवर्स कितना फ्रीजिंग एंड थॉइंग हो रहा है पोलर रीजन्स में, कैसी विंड्स हैं, कैसे ओशन करंट्स चल रहे हैं, तो सारे रीजन्स थे। हाईएस्ट सैलिनिटी अगर आपको देखने को मिलती है तो लेक वैन है हमारे टर्की में, ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलती है। डेड सी हमारा इसराइल में है, एंड ग्रेट सॉल्ट लेक, ये देख लेना कहाँ पे है, देखती हूँ इसको एक मिनट। तो यूएस में देखने को मिलती है ग्रेट सॉल्ट, डेड सी आपको इसराइल में देखने को मिलता है, ठीक है, एंड लेक वैन आपको टर्की में। तो ये हाईएस्ट है, इनको लिख लेना, ठीक है, बेसिक तीनों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हॉरिजॉन्टल थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं सैलिनिटी का, मतलब कितना सॉल्ट का वाटर कंटेंट है। सैलिनिटी ऑफ नॉर्मल ओपन ओशन रेंजेस बिटवीन, जनरली ओपन में हमारी 33 से 37 तक आपको देखने को मिलेगी, लेकिन वहीं पे अगर कहीं लॉक्ड है तो वहाँ पे कितना मिलती है आपको, एज हाई एज 41 तक मिल सकती है, ठीक है। तो एक हमारा क्या समझ में आया कि कितना ओपन है, ओपननेस से भी डिपेंड कर रहा है। ओपननेस ज़्यादा है तो वहाँ पे सैलिनिटी कम है, वहाँ पे ओपननेस हमारी कम है तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या है, ज़्यादा है। ये चीज़ हमने देखने को मिली, ठीक है, ओपननेस कम तो सैलिनिटी ज़्यादा। जो एस्चुरीज़ हैं, वाइल द एस्चुरीज एंड द आर्कटिक जो है, वहाँ पे सैलिनिटी आपको 0 से 35 के बीच में देखने को मिलती है, ठीक है, मतलब कमी है एज इन कंपेरिजन, है ना, एस्चुरीज में, आर्कटिक में, ठीक है। सीजनली, ठीक है, इन हॉट ड्राई रीजन्स में, लेकिन वहीं जहाँ पे गर्मी है तो वहाँ पे इवेपोरेशन ऑफ कोर्स ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी भी वहाँ पे क्या होगी, हाई होगी। तो ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो पोलर रीजन्स में एंड हमारी आर्कटिक में है ना, आर्कटिक में मतलब वही आर्कटिक में वहाँ पे सैलिनिटी कम है। वहीं पे जो हमारी इक्वेटर के पास वाली रीजन्स हैं, है ना, तो वहाँ पे सैलिनिटी हमारी क्या है, ज़्यादा है। तो इस चीज़ को भी लिखते रहना, ठीक है। सैलिनिटी वेरिएशन जो है आपको ओशन टू ओशन भी मिलता है, जैसे कि पैसिफिक ओशन में मेनली ड्यू टू इट्स शेप एंड लार्जर एरिया के एक्सटेंट थे, जो सैलिनिटी है वो हमारी 31 से 35 से 31 हो चुकी है, ठीक है, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेक्स, ठीक है। तो हमारी पैसिफिक ओशन है ना, पैसिफिक ओशन है ना, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन है हमारा, एक मिनट, जो हमारा पैसिफिक ओशन है, ठीक है, तो वहाँ पे उसकी शेप एंड साइज़ की वजह से जो सैलिनिटी है वो डिक्रीज कर हमारी कम है, मतलब वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। तो वेस्ट में, ठीक है, वेस्ट की तरफ क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, मेल्टेड वाटर आ रहा है आर्कटिक रीजन से, वहाँ पे पानी आ रहा है, तो इसी वजह से वहाँ पे क्या है, हमारा सैलिनिटी कम है ना, इस तरीके से। लेकिन बाकी जगहों पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी पैसिफिक ओशन, तो पैसिफिक ओशन में भी वेरिएशन है, देयर इज़ अ, है ना, इवन देयर इज़ अ सैलिनिटी इन वेरिएशन इन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो कहाँ पे कम है, सैलिनिटी डिक्रीजेज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो देख लेते हैं, ठीक है। तो अरे यार, वेस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला पार्ट है ना, वेस्टर्न पार्ट, दिस इज वेस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक। तो यहाँ पे सैलिनिटी कम क्यों है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली आर्कटिक से जो पानी है वो पिघल के यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो आर्कटिक से पानी आएगा तो फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा, तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो और बाकी जगहों पे, लेकिन वहीं पे जो यहाँ वाला एरिया होगा सैलिनिटी का, तो यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा होगी। बेसिक चीज़ है, पैसिफिक हमने ये चीज़ देखी। बाकी देखो ये चीज़ है भी, और ये चीज़ हम देखो ऐसे भी पता चल जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं, जो एवरेज सैलिनिटी अगर हम अटलांटिक ओशन की देखें तो हमारा 36 रहती है, लेकिन हाईएस्ट सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी बिटवीन 15 से 20, मतलब आपको मिड में, थोड़ा सा मिडल ऑफ द लैटिट्यूड्स में आपको, सॉरी लो लैटिट्यूड्स में आपको ज़्यादा सैलिनिटी देखने को मिलेगी अटलांटिक ओशन में, ठीक है। मैक्सिमम सैलिनिटी आपको देखने को मिलेगी 20 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ में, एंड 20 डिग्री वेस्ट से लेके 60 डिग्री वेस्ट तक, ठीक है। तो सैलिनिटी अटलांटिक की क्या बोल रही है, अटलांटिक की कहाँ आपको देखने को मिल रही है सबसे ज़्यादा, अपनी यहाँ पे मिल रही है, देखो 35, 36, 37, ठीक है। तो इस तरीके से मिल रही है आपको अटलांटिक ओशन में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है, ठीक है। मिडल में मिल रही है, और कहाँ मिल रही है, 20 वेस्ट टू 60 वेस्ट, और 20 से 60 के बीच में, लेकिन थोड़ा सा वेस्टर्न साइड पे देखने को मिल रही है, तो मतलब यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इस तरीके से बता रखा है, ठीक है। तो सैलिनिटी देख सकते हो आप कहाँ पे ज़्यादा, अटलांटिक में कहाँ देखने को मिल रही है, मिडल में, और थोड़ा सा वेस्टर्न साइड्स पे, है ना, मिडल एंड लिटिल बिट वेस्टर्न साइड पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इट ग्रेजुअली डिक्रीज टुवार्ड्स द नॉर्थ, लेकिन जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे, जैसे आप नॉर्थ की तरफ जाओगे तो वैसे आप वहाँ पे आपको सैलिनिटी जो है कम ही देखने को मिलेगी, ठीक है। सैलिनिटी आपको क्या मिलेगी, कम देखने को मिलेगी, जैसे कि 33, 34 हो गया,
यहाँ पे 33 35 तक हो गया। तो जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ जाओगे वैसे वैसे आपको क्या मिलेगी, कम। तो अटलांटिक में कहाँ ज़्यादा मिल रही है, मैक्सिमम कहाँ मिल रही है, थोड़ा सा वेस्टर्न एंड थोड़ा सा सेंट्रल पार्ट पे। और नॉर्थ की तरफ जाओगे तो क्या होगा, सैलिनिटी हमारी कम हो जाएगी, ठीक है। इतना हमने समझा। अब देखो ज़्यादा उस पर नहीं जाएंगे टर्म्स पे। नॉर्थ सी में अगर आप देखोगे, नॉर्थ सी है ना, हाई लैटिट्यूड्स पे वो लोकेटेड है, लेकिन फिर भी वहाँ पे हाइयर सैलिनिटी मिलती है टू मोर सलाइन वाटर ब्रॉड बाय, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सलाइन वाटर लेके आ रही है, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है ना। तो ये देखो मैं यहाँ पे बताऊँ तो, मैं यहाँ पे बताऊँ तो जैसे कि यहाँ से चलती है नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, इसका कॉन्टिनेंट वो है, ओशन करंट है। तो इस तरीके से एक ड्रिफ्ट चलती है। तो इसकी वजह से नॉर्थ सी, यहाँ पे हमारा नॉर्थ सी है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने देखा था सलाइन वाटर था, उस सलाइन वाटर को हमारी ये ड्रिफ्ट लेके आ जाती है यहाँ पे। दैट इज़ वाई जो हमारी नॉर्थ सी है वहाँ पे हमारी सैलिनिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। बाल्टिक जो सी है वहाँ पे लो सैलिनिटी देखने को मिलती है, बिकॉज वहाँ पे रिवर्स बहुत अच्छी खासी हैं इन अ लार्ज क्वांटिटी। जो हमारा बाल्टिक सी है वो भी हमारे यहाँ पे दिस इज़ अ बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी में आपको क्या देखने को मिलती है, वहाँ पे सैलिनिटी कम है, बिकॉज वहाँ पे रिवर्स अच्छी खासी है। मेडिटेरियन सी पे अगर आप देखोगे तो वहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है, बिकॉज इवोपरेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे, है ना। एंड सैलिनिटी जो है वेरी लो, है ना। तो मेडिटेरियन कौन सा सी है हमारा, अरे यार मेडिटेरियन सी ही मेंशन नहीं कर रखा है इन्होंने, कैसा चार्ट बनाया है ये। तो यहाँ पे देखो जो हमारा मेडिटेरियन सी है ना, जो हमारा मेडिटेरियन सी है वहाँ पे सैलिनिटी कैसी है, वहाँ पे ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, इवोपरेशन ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे तो सैलिनिटी वेरी लो, लेकिन ब्लैक सी में बहुत कम है, बिकॉज वहाँ पे फ्रेश वाटर का इन्फ्लक्स रिवर्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे ड्रेन कर रही है। तो ब्लैक सी देखोगे ना, ब्लैक सी तो यहाँ पे ना अच्छे से दिख नहीं रहा, बट कोई नहीं, यहाँ पे जो ब्लैक सी है यहाँ पे बहुत सारी रिवर्स आके ड्रेन कर रही हैं, दैट इज़ यहाँ पे क्या है, हमारा सैलिनिटी कम है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमने देख लिया कि कौन से सी की सैलिनिटी ज़्यादा है, कौन से की हमारी सैलिनिटी कम है, तो इस चीज़ को देख लेना। उसके बाद आप देखो इंडियन ओशन की मैं पार्टिकुलरली बात करूँ तो आपको लो सैलिनिटी देखने को मिलेगी बे ऑफ बंगाल में। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिवर्स होती है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वहीं पे जो अरेबियन सी है वहाँ पे आपको सैलिनिटी ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे एवोपरेशन भी ज़्यादा, और जो हमारा फ्रेश वाटर है रिवर्स भी फ्रेश वाटर कम लेके आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि हमारा ये है, तो यहाँ पे सैलिनिटी कम है 34 है, यहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा है। क्यों है, बिकॉज यहाँ पे तो रिवर्स ज़्यादा है, यहाँ पे रिवर्स कम है और ऑपरेशन भी ज़्यादा है, ठीक है। बेसिक समझ में। आप देखते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। तो सैलिनिटी चेंज विद डेप्थ, तो सैलिनिटी ना डेप्थ के साथ बदलती है, बट द वे इट चेंजेस डिपेंड अपॉन द लोकेशन, लेकिन किस वे में, किस बदलाव से बदलेगी वो डिपेंड करता है लोकेशन पे। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय अ लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन, ठीक है। तो देखो जितना ज़्यादा इवेपोरेशन होगा, ठीक है, लॉस ऑफ वाटर टू आइस, या फिर जितना ज़्यादा जो पानी है वो हमारी आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे उस सरफेस पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे आपको सैलिनिटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और डिक्रीज बाय इनपुट, लेकिन वहीं पे अगर फ्रेश वाटर वहाँ पे ऐड हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सैलिनिटी या डेप्थ, तो हमने बात करी सरफेस पे, तो सरफेस पे बढ़ेगी किस कारण से, या फिर तो इवेपोरेशन, या फिर वो आइस में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो बढ़ेगी, है ना। लेकिन अगर हमारी फ्रेश वाटर कहीं से आ रहा है रिवर्स की तरह तो सैलिनिटी कम होगी, ठीक है, सरफेस पे हम बात करें। लेकिन हम बात करें डेप्थ पे, गहराइयों की बात करें तो वेरी मच फिक्स्ड, काफ़ी फिक्स्ड है, बिकॉज देर इज़ नो वे दैट देयर वाटर इज़ लॉस्ट, सो द सॉल्ट इज़ एडेड। तो देखो पानी वहाँ से, देखो वहाँ का जो नीचे वाला पानी है ना उसमें इतना ज़्यादा मूवमेंट तो होती नहीं है, जो नीचे पानी है, तो वो जो पानी है वहाँ पे अगर सैलिनिटी है तो है ही, और नहीं है तो नहीं है, तो जनरली होती है, ठीक है। देयर इज़ अ मार्क्ड डिफरेंस इन द सैलिनिटी बिटवीन द सरफेस जोन एंड द डीप जोन ऑफ द ओशंस। जो हमारी डीप जोन है, जो सरफेस है, जो ओशन है, उसके बीच में हमारा एक जोन आता है, एक क्या आता है, मार्क्ड डिफरेंस है, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, मतलब सरफेस पे काफ़ी कम रहता है, डेप्थ पे ज़्यादा होती है। लोअर सैलिनिटी वाटर रेस्ट अबव द हाइयर सैलिनिटी डेंस वाटर, तो हमेशा क्या होता है कि नीचे कम डेंस है तो उससे ज़्यादा थोड़ा सा ऊपर डेंस मतलब सैलिनिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो डेप्थ बढ़ेगी तो यहाँ पे सैलिनिटी बढ़ेगी, है ना, इससे हमें ये कंसेप्ट है इसीलिए, ठीक है। सैलिनिटी जनरली इंक्रीज विद डेप्थ एंड देयर इज डिस्टिंक्ट जोन कॉल्ड द हेलोक्लाइन, ठीक है। और एक हेलोक्लाइन भी एक इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्या थी, कम थी, फिर एकदम से शार्प इंक्रीज होगी हमारी सैलिनिटी, और फिर कांस्टेंट रहेगी टू द डेप्थ, ठीक है। तो हेलोक्लाइन वही जोन है जहाँ पे हमारी इंक्रीज कर जाती है सैलिनिटी, ठीक है। द सैलिनिटी इंक्रीजेज शार्पली, हमारा कैसा जोन है जहाँ पे हमारी सैलिनिटी एकदम से शार्पली इंक्रीज हो जाती है। अदर फैक्टर्स बीइंग कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑफ सी वाटर कॉजेज इट्स डेंसिटी टू इंक्रीज, और जैसे जैसे हमारी सैलिनिटी बढ़ती है तो वैसे डेंसिटी बढ़ती है, ऑलरेडी इस बारे में बात कर चुके हैं। हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक्स बिलो द लोअर, है ना, एंड दिस लेड टू अ स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। और हमेशा क्या होगा कि जो डेंस वाटर है
वो हमेशा लेस डेंस वाटर के नीचे आएगा और लेस डेंस वाटर हमेशा ऊपर जाएगा। तो ये जो इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। क्या कह रहे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। 2 बार लिख लेना। दैट इज़ इट। अब नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे हम, ठीक है। जब विच होता है इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन, तो इसमें से सबसे छोटा कौन सा, आर्कटिक है, बेसिक चीज़ है। सैलिनिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स डिजॉल्व इन वाटर पर पूछ लिया। अभी थोड़ा सा यूनिट वाला क्वेश्चन है, देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर। माइनर कौन सा नहीं है, तो हमारा कौन सा नहीं है, डी ओशनिक डीप हमारे माइनर रिलीफ फीचर्स नहीं है। एवरेज डेप्थ पूछ ली, अभी भी थोड़ा सा फैक्चर हो गया। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ अ हाइड्रोलॉजिकल, तो कौन सा, हाइड्रेशन हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट नहीं है। बेसिक सी चीज़ें थी, कुछ खास नहीं है। ये चैप्टर कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अगली वीडियो में।